हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की, यानी पारितंत्र के स्थायित्व की हम बात करेंगे। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है क्या? पारितंत्र का स्थायित्व आखिर होता क्या है? जितने भी अर्थ पर प्राकृतिक इकोसिस्टम्स होते हैं या पारितंत्र होते हैं, वो किसी ना किसी एनवायरनमेंट चेंज से डिस्टर्ब होते रहते हैं। और इकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, वो अपनी स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन को एज इट इज़ बनाए रखना चाहता है लंबे समय तक बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब ये इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट फिजिकल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडस्केप, द नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट, द पॉपुलेशन साइज ऑफ दोज स्पीसीज एंड द वेज इन विच दीज पॉपुलेशन इंटरेक्ट। तो स्ट्रक्चर का अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में हम समझते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक और बायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनके इंटरेक्शन जो होता है वो स्टेबल होता है, एक स्थायित्व प्रदान करता है। तो पारितंत्र इकोसिस्टम अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो अपने जितने भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेव सुरक्षित रखना चाहता है। जो उसमें स्पीसीज़ हैं उनकी डाइवर्सिटी को बनाए रखना चाहता है। जो वहाँ पर पॉपुलेशन है उसका साइज़ जितना है वो उतना बना रहे या उससे बड़ा हो जाए। तो एक इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के फंक्शन में दो मुख्य चीज़ें होती हैं। एक तो फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो बहाव है, ऊर्जा का जो फ्लो है वो, और दूसरा हम जिसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। अर्थात इकोलॉजिकली जब हम किसी भी इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन ये मुख्य भाग होते हैं। तो इन दोनों को मेंटेन करके कोई भी इकोसिस्टम स्वयं को स्टेबल रखना चाहता है। रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, एक्चुअल में आपके सिलेबस में रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस ये टॉपिक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी या इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को समझना जरूरी होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम स्थायित्व को कैसे प्राप्त कर सकता है उसके लिए रेजिस्टेंस और रेजिलियंस की आवश्यकता होती है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो है जिसमें इकोसिस्टम बाह्य वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, बाह्य डिस्टरबेंस का वो प्रतिरोध कर सकता है। और जबकि रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस के अंदर क्या होता है कि जब बाह्य एनवायरमेंटल फैक्टर से कोई भी इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो तुरंत वापस उसको मेंटेन कर लेता है। तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध को दर्शाता है और रेजिलियंस इकोसिस्टम को वापस स्टेबल होने में सहायता करता है। और रेजिलियंस की सहायता से कोई भी पारितंत्र जल्दी ही डिस्टर्ब होने के बाद अपने फंक्शन और अपने स्ट्रक्चर को वापस प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक क्या है। उसके लिए इकोसिस्टम में क्या होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिलियंस इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, अर्थात किसी पारितंत्र में जितने ज़्यादा पादप पाए जाएंगे, जितनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी, स्पीसीज की विभिन्नताएं ज़्यादा होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के पादप पाए जाएंगे, वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल रह सकता है। तो इकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि एक वो इकोसिस्टम जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वो उस इकोसिस्टम की अपेक्षा जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी कम है ज़्यादा स्टेबल
होता है। हाउ डज एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब ये जो वातावरणीय परिवर्तन होते हैं, वातावरणीय डिस्टर्बेंस जो होती है, वो किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को या उसके स्थायित्व को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय होते हैं, वो किसी भी ऐसी डिस्टर्बेंस का, ऐसे वातावरणीय परिवर्तनों का जो रेस्पॉन्स करते हैं, वो उसके आधार पर करते हैं जैसा रेस्पॉन्स उस समुदाय में सम्मिलित पॉपुलेशन और स्पीसीज करती हैं। हमें पता है कि एक समुदाय जो होता है वो डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप होता है, तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समुदाय जो है वो वातावरणीय चेंजेस का, वातावरणीय डिस्टर्बेंस का मुकाबला उस वे में करता है जिस वे में उसके अंदर पाई जाने वाली जातियां और पॉपुलेशन समष्टियां उसके अंदर व्यवहार करती हैं। एक स्पीसीज कैसे इसका रिस्पॉन्स करती है, तो स्पीसीज उन सभी फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करती हैं जो उस स्पीसीज को उस वातावरण में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो समष्टि या पॉपुलेशन कैसे इसका सामना करती है, तो जो पॉपुलेशन है वो अपने जो जातियां हैं उस पॉपुलेशन के जो उसके प्लांट्स हैं वो किस प्रकार से उसको वातावरण के अंदर होने वाली डिस्टर्बेंस को झेल रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उसका सामना कर रहे हैं, उसके आधार पर समष्टि या पॉपुलेशन अपने रिस्पॉन्स को दर्शाती है। और अगर किसी पॉपुलेशन के सदस्य, पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं, समष्टि किसको कहते हैं, एक ही जाति के अनेक पादपों को, और यदि किसी पॉपुलेशन के सदस्य वातावरण डिस्टर्बेंस का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं तो पॉपुलेशन वहाँ पर जीवित नहीं रह पाती और वो वहाँ पर उसका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। वो जाति, वो प्लांट उस डिस्टर्बेंस के कारण वहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वो समाप्त होने लगते हैं। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन कैन कॉज द डिक्लाइन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, यानी जब भी वातावरणीय परिस्थितियों में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है तो वो वहाँ पर उपस्थित, उस पारितंत्र के अंदर उपस्थित जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे पहले उसको प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है, अर्थात जो जातियाँ उन परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाती वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 100 जातियाँ उपस्थित हैं, लेकिन वातावरणीय डिस्टर्बेंस का सामना इनमें से केवल 25 जातियां ही कर सकती हैं, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में एक डिक्लाइन हो जाएगा, बाकी जातियां धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और जो इकोसिस्टम है वो अपनी स्टेबिलिटी को खो देता है। इकोसिस्टम दैट आर लेस स्टेबल may not be able to respond to a normal environmental disturbance which may damage ecosystem structure, ecosystem function और both। ऐसे इकोसिस्टम जो ज़्यादा स्थायी नहीं होते या नए नए बने होते हैं या बहुत पुराने बने हुए हैं लेकिन छोटे हैं, वो सामान्य वातावरणीय परिवर्तनों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक ऐसे इकोसिस्टम के फंक्शन या उसकी स्ट्रक्चर या दोनों ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। हाउ डज नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। प्राकृतिक वातावरणीय परिवर्तन किसी भी इकोसिस्टम की स्थायित्व को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जंगलों में आग लग जाए, जैसे कहीं तूफान आ जाए, जैसे कहीं प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक जलवायु में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, अर्थात वहाँ पर टेम्परेचर में, वहाँ के रेनफॉल में या वहाँ की ह्यूमिडिटी में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ उपस्थित पादप और जंतु, जानवर दोनों ही प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे जब ये जाति या जो प्रभावित होने वाली जो जातियाँ होती हैं वो समाप्त होती हैं तो जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर उपस्थित होती है वो धीरे धीरे समाप्त होकर के इकोसिस्टम को अनस्टेबल बना देते हैं, उसके स्थायित्व को प्रभावित कर देते हैं। हाउ डज एनवायरमेंटल चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन
एक्शन अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब हम एक मुख्य बात पे आते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अपने क्रियाकलापों से वातावरणीय परिवर्तनों में चेंज करता है, परिवर्तन करता है, उसको प्रभावित करता है और उसके कारण से कोई पारितंत्र या इकोसिस्टम अनस्टेबल कैसे होता है। हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इन मैनी वेज, कई प्रकार से कर सकता है। जैसे हैबिटेट लॉस, जंगल को काट देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज, बाहर से ला करके नई नई जातियों को वहाँ पर उगा देना। रिलीज ऑफ पॉल्यूशन इनटू फूड वेब्स, फूड वेब के अंदर अपने पॉल्यूटेंट्स को छोड़ देना। जैसे हम मरकरी वाला उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें मछलियाँ उसको खाती हैं और धीरे धीरे वो मनुष्य के अंदर भी आ जाता है। और ऐसे जो परिवर्तन है मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलापों से, जैसे प्रदूषण करता है, नदी नालों को प्रदूषित करते हैं, फैक्ट्रियों से हम वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स को उसके अंदर छोड़ते रहते हैं, व्हीकल से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है। इन सब के प्रभाव से धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होता है। और मनुष्य पारितंत्र को फसलें उगाने के लिए भी प्रभावित करता है। जंगल काट दिया, वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तो जिससे बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती है और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। अर्बन डेवलपमेंट कर लेना, शहरों को बड़ा कर देना, शहरों को गांवों की तरफ बढ़ाते चले जाना, नई नई कॉलोनीज को काट देना, जिसके कारण से भी इकोसिस्टम टुकड़ों में बढ़ सकता है। और छोटा इकोसिस्टम जो होता है, जिसको हम कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एक बड़े इकोसिस्टम में छोटी छोटी कॉलोनियाँ काटने से वो बड़ा इकोसिस्टम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बट जाता है और छोटे इकोसिस्टम प्राय अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि किसी भी छोटे इकोसिस्टम में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। और जो हैबिटेट बचते हैं वो धीरे धीरे एक द्वीप की तरह से, एक आइलैंड की तरह से दूसरे हैबिटेट से घिर जाते हैं। और इन हैबिटेट्स के अंदर, इन आवासों में जातियां बहुत कम होती हैं या बहुत कम जातियां वहाँ पर रह सकती हैं। तो जब बहुत कम जातियां वहाँ पर रहती हैं तो वहाँ समष्टियाँ भी कम होंगी, पॉपुलेशन भी कम होगी और धीरे धीरे वो इकोसिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को खो देता है। ए कीस्टोन स्पीसीज वन दैट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड और वाइड reaching impact on community stability. If a keystone species decline in number, the ecosystem becomes the much less stable. अब keystone species क्या है? keystone species वो होती है जो किसी भी पारितंत्र में dominant species होती है। डोमिनेंट, जैसे जंगल है तो जंगल में पेड़ जो हैं वो कैसे होते हैं? डोमिनेंट। और पेड़ों में भी जो सबसे ज़्यादा जाति के पेड़ पाए जाते हैं वो कीस्टोन स्पीसीज कहलाएगी। और अगर वातावरणीय चेंज से, वातावरणीय डिस्टर्बेंस से अगर कीस्टोन स्पीसीज प्रभावित होती है तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर तुरंत प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। Humans sometimes introduce organism into the new habitat where it can become invasive and threatened biodiversity and ecosystem structure. मनुष्य कई बार पारितंत्र में, इकोसिस्टम में नई जातियों को डाल देता है या किसी भी कारण से नई जातियां उस पारितंत्र के अंदर पहुंच जाती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा हमारे राजस्थान के डेजर्ट में पंजाब की ओर से अनेक जातियां पानी के द्वारा हमारे यहाँ पर पहुँच गई। जब ये जातियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं तो जो पारितंत्र की मुख्य नेटिव यहाँ की जो जातियाँ थी वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? प्रभावित होने लगती हैं। बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे प्रभावित होती है और इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ऐसी जातियाँ इन्वेजिव स्पीसीज कहलाती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको प्रभावित करती हैं। और धीरे धीरे ये जातियाँ जो बाहर से आती हैं वो समष्टियों को प्रभावित करती है, कम्युनिटी को प्रभावित, समुदायों को प्रभावित करती है, दूसरी जातियों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कंपटीशन देती हैं। ऐसे अगर हम किसी एनिमल को बाहर से ला करके इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हो सकता है कि वो एनिमल वहाँ पर पहले से उपस्थित जो एनिमल प्रजातियाँ हैं उनका शिकार करके उनको नष्ट कर दे। तो इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं वो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को कम कर देती।
Many pollutants, including pesticides and acid rains, impacts plants and animal population. These changes in turn threaten the biodiversity. जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड है या अम्लीय वर्षा हो जाती है, वो पादप और जंतु दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं, जिससे जो कम शक्ति की, जो कम प्रतिरोधात्मक क्षमता वाली प्रजातियां होती हैं, वो इनसे प्रभावित होकर के धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और किसी भी पारितंत्र का जो वहाँ पर उपस्थित बायोडाइवर्सिटी है वो समाप्त होने लगता है। Organisms are adapted to their environment and have specific tolerance range to condition such as temperature. तो किसी भी पारितंत्र के अंदर जो जातियां पाई जाती हैं वो उस पारितंत्र का जैसा टेम्परेचर है, जैसा रेनफॉल है, जैसी ह्यूमिडिटी है, वो उसी को बर्दाश्त करती हैं, उनको टॉलरेट कर सकती है। अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जातियों की टॉलरेंस पर, उनकी सहनशीलता पर निर्भर करेगा कि वो कितना उसको बर्दाश्त कर सकती है। कम टॉलरेंस वाली जातियां जो होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और इकोसिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और ऐसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जातियां उस पारितंत्र से एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर कुड अफेक्ट द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ग्लोबल वार्मिंग हम जिसको कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से भी किसी भी पारितंत्र का फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो पूरे विश्व के पारितंत्र प्रभावित हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये आज हमने किया इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस और रेजिलियंस के बारे में संक्षेप के अंदर उसका वर्णन करूंगा। थैंक यू।